हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के बारे में हम एक लेक्चर बनाएंगे। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है हमारे शास्त्रीय सिद्धांत, जिन्हें शास्त्रीय उपागम भी कह सकते हैं। इसके बारे में इस लेक्चर के जरिए हम जानेंगे और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर प्रत्येक लेक्चर में हम एक लोक प्रशासन का सिद्धांत देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा क्या शास्त्रीय सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय जो विचारक है उनका शास्त्रीय सिद्धांत में किस प्रकार से योगदान रहा है। पहले आते हैं हमारे हेनरी फेयोल, नाम तो आपने सुना ही होगा, लोक प्रशासन में जाना माना नाम है। हेनरी फेयोल की बात करें तो एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर और प्रबंध सिद्धांतकार थे। बात याद रखना, ये क्या थे? खनन इंजीनियर, साथ ही साथ प्रबंध सिद्धांतकार। आप समझ सकते हैं खनन इंजीनियर मतलब ज्यादा खानों के अंदर कर्मचारियों और जो मजदूर होते हैं उनसे काम किस तरह से लिया जा सकता है, इस बारे में ये सबसे ज्यादा सोचेंगे। साथ ही साथ प्रबंध सिद्धांतकार है। इनको क्या अक्सर आधुनिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। उनके विचारों ने क्या किया? शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत की नींव रखी, जो हमारी दक्षता और संगठनात्मक संरचना पे केंद्रित था। ये हमारी हेनरी फेयोल की छोटी सी जानकारी थी। अब देखेंगे हेनरी फेयोल का लोक प्रशासन में किस प्रकार योगदान है। बात करें तो हेनरी फेयोल ने क्या किया? मुख्य रूप से औद्योगिक उपकरण, जो हमारी फैक्ट्रियां होती है, खाने होती है, उनके प्रबंधन का काफी गहनता से अध्ययन किया। लेकिन उनके सिद्धांतों को सार्वभौमिक से लागू करने योग्य माना गया। वैसे तो उन्होंने क्या, जो औद्योगिक उपक्रम होते, फैक्ट्रियां, खनन, खाने, इनमें अध्ययन किया था, लेकिन जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे वे सभी के सभी जो संस्थान होते हैं उनमें आसानी से लागू किया जा सकता है। पहला सिद्धांत था उनका कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता। कि वैसे हम कहते हैं प्रशासन दोनों अलग अलग है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अलग अलग है, लेकिन हेनरी फेयोल मानते हैं कि कोई अलग नहीं है। बहुत सारी, बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो दोनों में अलग होती है, लेकिन लगभग लगभग दोनों में समानता होती है। हेनरी फेयोल मानते थे क्या, कि हेनरी फेयोल का एक मौलिक विश्वास था कि प्रशासन के सिद्धांत सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के संगठनों में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब क्या है, हमारे सामने कोई प्रशासन, हमारे सामने प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक विज्ञान है, जो समान रूप से सरकारी और गैर सरकारी मामलों में लागू किया जा सकता है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सामने अब क्या प्रशासन है, कि ऐसे नहीं कह सकते लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, ये अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक तरह का विज्ञान हो गया, बन गया है हमारे प्रशासन। अब ये प्रशासन जब विज्ञान बन जाता है, तो विज्ञान बनने के बाद क्या, ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। ये विचार क्या है, उस समय की जो राजनीति प्रशासन द्विभाजन के अनुरूप था, कि मतलब कि पहले क्या राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग-अलग पढ़ा जाता था, लेकिन हमारे हेनरी फेयल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों को साथ-साथ भी पढ़ा जा सकता है। जहाँ क्या प्रशासन को एक तटस्थ वैज्ञानिक गतिविधि माना जाता है, जो राजनीति से अलग होती है और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो ये हमारे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता मानते कौन? हेनरी फेयोल। बात करें उनके दूसरे सिद्धांत की, दूसरा सिद्धांत उनका टीसीएस एफएम, अर्थात औद्योगिक उपक्रमों की गतिविधियां। ये क्या एक शॉर्ट है, अर्थात इनके 6 पॉइंट थे। औद्योगिक उपक्रम की जो गतिविधियां होती है उनको 6 पॉइंटों में दिखाया गया है, और 6 पॉइंटों के शुरुआती अक्षर है हमारे टीसीएस एफएम। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हेनरी फेयोल ने एक औद्योगिक उपक्रम मतलब किसी भी संगठन में 6 प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको खास करके पहचान की, कि एक संगठन के अंदर ये 6 प्रकार की गतिविधियां तो जरूर होती होगी, जिन्हें क्या टीसीएस एफएम के रूप में हम संक्षिप्त रूप में याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता टी। टी का मतलब टेक्निकल, टेक्निकल मतलब तकनीकी गतिविधियां। तो ये क्या करती है, ये उत्पादन और निर्माण से संबंधित कार्य होता है इसके अंदर। क्या इनमें क्या होता है, उत्पादन और निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे हमारे वस्तुओं या फिर सेवाओं का वास्तविक निर्माण भी इसमें शामिल है। फिर आता है वाणिज्यिक गतिविधियां, जिन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज कहते हैं। तो इसमें हमारे खरीद बिक्री विनिमय के कार्य भी शामिल होते हैं, जैसे हमारे कच्चे माल की खरीद करना, तैयार माल की बिक्री करना। तो ये हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज या वाणिज्यिक गतिविधियां शामिल होती है। फिर होती है हमारी सुरक्षा गतिविधियां, सिक्योरिटी। ये जान और माल की रक्षा से संबंधित होती है। ये क्या जान और माल की रक्षा से संबंधित होती है, जिसमें हमारे संपत्ति की सुरक्षा और कर्मचारी की सुरक्षा भी शामिल होती है। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब वित्तीय गतिविधियां। इसमें और वित्तीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना शामिल होता है, कि पैसा है तो पैसे का सही उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा पूंजी जुटाना, उसका प्रबंधन करना, उसका निवेश करना, ये सारी गतिविधियां हमारी वित्तीय या फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर गिनी जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे अकाउंट एक्टिविटीज मतलब लेखांकन गतिविधियां। तो ये इसमें अंदर क्या करते हैं, तो इसके अंदर हमारा रिकॉर्ड रखना, वित्तीय जानकारी
प्रस्तुत करने संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे हमारा बैलेंस शीट बनाना, लागत का पता लगाना, वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करना, तो ये सारे कार्य किसमें लेखांकन गतिविधियों के अंदर किए जाते हैं। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ मतलब प्रबंधकीय गतिविधियाँ। तो फेल के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है या प्रबंधकीय गतिविधियाँ होती हैं। तो फेल ये मानते हैं सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक शॉर्टकट दिया, शॉर्टकट क्या था पॉक, POCCOC। क्या POCCOC इसका मतलब है ये थोड़ी छोटी-सी गलती हो गई, ये ओ छोटा है, ये बाद वाला ये ओ है, ये वाला ओ ये छोटा है, मतलब CO मतलब कोऑर्डिनेशन है ये, अलग शब्द नहीं है। तो अब इसको भी एक शॉर्टकट के रूप में देखा गया है। जैसे मतलब पहले P का मतलब होता है प्लानिंग, मतलब योजना बनाना, दूसरे O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना, फिर आता कमांडिंग। ये ध्यान रखना पोस्ट कॉर्प है, पोस्ट कॉर्प से पहले का सिद्धांत है। बाद में पोस्ट कॉर्प आया था, उससे पहले पॉक, POCCOC। फिर आता CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, इस समन्वय करना, और लास्ट के C का मतलब होता है कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। तो देखें इनको थोड़ा सा डिटेल से, POCCOC आप इसे संक्षिप्त रूप में याद रखेंगे। बात करें प्लानिंग मतलब योजना बनाना, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, भविष्य के लिए कार्य योजना का निर्धारण किया जाता है। दूसरे ओ का मतलब देखें तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन करना, मतलब संसाधनों को व्यवस्थित करना, कार्य संरचना स्थापित करना, ये हमारे दूसरे ओ का मतलब। तीसरे कमांडिंग मतलब आदेश देना, तो कर्मचारी को कार्य करने के लिए इसके अंदर प्रेरित किया जाता है, साथ ही साथ क्या निर्देश भी दिया जाता है। CO मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना, दो कर्मचारियों के बीच में अर्थात से उच्च हो या निम्न हो, या फिर दो निम्न या दो उच्च, उनके बीच में समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना। CO मतलब कंट्रोलिंग, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना कि योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, और यदि कोई जरूरत है तो उसमें आवश्यक सुधार करने हैं, तो कौन कौन से करने हैं। तो ये कौन देखता है, कंट्रोलिंग या नियंत्रण के दौरान हम ये चीजें देखते हैं। फिर देखें हेनरी फेल का आता है अगला, संगठन के 14 सिद्धांत। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों की जरूरत होती है, जिनमें से उन्होंने खासकर 14 सिद्धांतों की पहचान की, ताकि संगठनों में उनको लागू किया जा सके। तो हेनरी फेल ने एक कुशल संगठन के लिए क्या 14 सार्वभौमिक सिद्धांत दिए, जिन्हें क्या है हर प्रकार के संगठनों में लागू होने के लिए उन्होंने माना। क्यों? क्योंकि वो निजी और लोक दोनों प्रशासन में अंतर मानते ही नहीं थे, उनके सारे सिद्धांत सभी में लागू होने लायक थे। जैसे पहला विभाजन था सिद्धांत का, तो वो था हमारा श्रम विभाजन, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जिस संगठन के अंदर जितने भी कार्य हो, उन कार्यों को छोटे छोटे और विशिष्ट भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ताकि कर्मचारी की जो विशेषज्ञता है उसका लाभ उठाया जा सके। तो सिद्धांत का पहला पहलू है 14 सिद्धांत के श्रम विभाजन, मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो, और प्रत्येक कर्मचारी को जो उसकी विशेषज्ञता है उसके अनुसार उसको दो। दूसरा आता हमारे प्राधिकार मतलब सत्ता और उत्तरदायित्व। दो चीजें होती है, एक तो हमारा प्राधिकार होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। मतलब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्राधिकार होता क्या है, प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार, कि उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को क्या है आदेश देना चाहता है, मतलब उसके पास ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह आदेश दे सके, साथ ही साथ उसे पालन करवाने की भी शक्ति होनी चाहिए। केवल आदेश देना ही काफी नहीं है, नीचे वाला हो सकता है मना कर देगा आदेश मानने से, लेकिन ऊपर वाले के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो आदेश भी दे और नीचे वाले से वो काम भी करवा पाए, इसे कहते हैं प्राधिकार, जिसे कहते हैं अथॉरिटी। इसके साथ ही संगठन के प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण भी होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक स्तर पे कुछ, जैसे मान लीजिए कि एक स्तर ये है, एक स्तर ये, एक स्तर ये, इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया। कई बार क्या आदेश देना तो ठीक है कि उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी को आदेश तो देता है, लेकिन प्रत्येक स्तर पे उत्तरदायित्व भी होना चाहिए कि भैया आदेश तो दिया है, तो हमें ये नहीं कि इसको मानना है नहीं मानना, हमारा जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व बनता है कि हमें हमारे स्तर पे जो कार्य है वो तो करने ही करने हैं। इसीलिए क्या संगठन के प्रत्येक स्तर पर क्या उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। बात करें यदि ये ना हो, तो इससे क्या है सत्ता का दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। यदि उत्तरदायित्व की भावना नहीं होगी, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो क्या होगा सत्ता में दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। और ऐसा इस सत्ता में दुरुपयोग की जो सत्ता का दुरुपयोग है इसको रोकने के लिए क्या आचार संहिताएं बनाई गई है, मैनुअल्स बनाए गए हैं, ताकि सभी कर्मचारी अपने बंधनों में रह सके। फिर आते हैं हमारे अनुशासन, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो यह है हमारे संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें हमें संगठन के नियमों समझौतों का पालन करना शामिल किया जाता है। ये क्या सत्ता के उचित प्रयोग और संगठन में व्यवस्था बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या अनुशासन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। फिर आता हमारा आदेश की एकता, हेनरी फेल का सिद्धांत था आदेश की एकता। बात करें आदेश की एकता की,
तो इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारी केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए। मतलब एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, जिसे आदेश की एकता कहते हैं। और वो जो कर्मचारी नीचे वाला वह उसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिसने उसे आदेश दिया है। इससे क्या होगा? इससे भ्रम और संघर्ष से बचाव होता है। उसे पता नहीं है, जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी ये है और इसको इसने भी आदेश दे दिया, इसने भी आदेश दे दिया, इसने भी आदेश दे दिया, 3 अधिकारियों ने आदेश दे दिया। तो उसे समझ में नहीं आएगा, तीनों में से पहले किसका करना है, बाद में किसका करना है, किसका कार्य इम्पोर्टेंट है। तो भ्रम की स्थिति में रहता है और हो सकता है वो तीनों में से किसी का कार्य ना करे। और इसकी बजाय कोई एक ही, जैसे मान लीजिए ये अधिकारी है, इसने इसको आदेश दिया और उसने क्या है, उसको सीधी-सीधी क्लियर सी बात थी कि उसने आदेश दिया तो उसको उसका आदेश तो मानना ही मानना है और उसको समझना है कि कैसे-कैसे कार्य करना है। तो आदेश की एकता के अंदर क्या होता है, भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है और संघर्ष की स्थिति से बचा जा संघर्ष का मतलब कि वह कह सकता है कि भैया मैं 4-4 आदमी मेरे को आदेश दे रहे हैं, मैं पता नहीं किसका करूँ, किसका नहीं करूँ, तो वो हो सकता है किसी का ना करे। तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, किससे? आदेश की एकता से। फिर आता है निर्देश की एकता, जिसे यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। कई बार परीक्षा में आदेश की एकता, निर्देश की एकता दोनों को पूछा जाता है। आदेश की एकता का मतलब होता है एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए और उस बॉस के द्वारा जो आदेश दिया जाए वह उसे करे। निर्देश की एकता का मतलब होता है कि एक टाइप का जो कार्य होता है, कि जैसे मान लीजिए कि जैसे परिवहन विभाग के अंदर यदि एक व्यक्ति जैसे टिकट काटने का काम है, तो एक व्यक्ति को केवल टिकट काटने का काम दिया जाना चाहिए। दूसरे काम जैसे मान लीजिए कि तेल भरने का होता है गाड़ियों के अंदर, तो किसी व्यक्ति को केवल तेल भरने का कार्य दिया जाना चाहिए। तो निर्देश की एकता का मतलब एक प्रकार का कार्य एक व्यक्ति या एक ही संगठन को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक संगठन को सभी तरह का कार्य दे दी जाए। तो वो यदि सभी तरह का कार्य देंगे, तो वो हो सकता है अपनी दक्षता का ठीक तरह से उपयोग ना कर सके। तो निर्देश की एकता में क्या, एक प्रकार के कार्य एक प्रकार के संगठन को या फिर एक ही व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। तो संगठन में क्या समान उद्देश्य वाले जो कार्य का संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए और इसके लिए एक ही योजना बननी चाहिए। ये क्या करता है, प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करता है। तो सभी जगह इसी को देखा जाता है कि एक प्रकार का कार्य एक ही व्यक्ति को या फिर एक ही प्रकार के संगठन को दिया जाना चाहिए। तो दोनों में खास अंतर है, आदेश की एकता और निर्देश की एकता। फिर आता है व्यक्तिगत हित की जगह सामान्य हित। तो संगठन के अंदर क्या व्यक्ति का हित संगठन के हित के ऊपर नहीं होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति एक हार्डमास का पुतला है, उसमें दिमाग है, उसकी सोच है, तो उसका हित या उसका फायदा भी अलग हो सकता है। संघ जिस संगठन में वो कार्य कर रहा है, तो उस संगठन का हित अलग हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति का हित है, व्यक्ति की इच्छा है, वो संगठन के हित से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी इच्छा उससे ऊपर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो क्या है, आराम करना चाहता है। संगठन कहता है कि एक अर्जेंट काम है जिसको हमें 1 घंटे के अंदर-अंदर करना है और वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे तक तो केवल आराम ही करूँगा। तो दोनों के हित देखे, तो संगठन तो चाहता है 1 घंटे के अंदर वो काम हो, कर्मचारी चाहता है मैं 1 घंटे तक आराम करूँ। तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी कह दे कि मैं तो आराम ही करूँगा, तो उसे 1 घंटे सबसे पहले आराम को छोड़ के उसे वह काम करना चाहिए। क्या सबसे पहले उस क्या है, उस संगठन के जिसके अंदर वो काम कर रहा है, उसका वो कार्य सबसे पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगठन का जो हित है ना, खुद के हित से ऊपर रखना है। आराम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो इस तरह देखना है हमें कि संगठन के लक्ष्यों को व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। फिर कर्मचारी को उनके काम के लिए उचित और न्याय संगत वेतन मिलना चाहिए। यही क्या करता है, उनको प्रेरित बना के रखता है। सही पैसा मिलता है तो कर्मचारी खुश होके ठीक से काम करता है। फिर केंद्रीकरण, बात करें सेंट्रलाइजेशन, तो यह क्या करता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है इसके वितरण को संदर्भित करता है। हेनरी फेयल क्या करता है, केंद्रीकरण का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण निर्णय शीर्ष प्रबंधन के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, निर्णय हर कोई लेगा तो सभी के निर्णय पहली बात तो देखें तो निर्णय बहुत सारे हो जाएंगे, फिर लागू किस तरह होगा। तो इससे बचने के लिए हेनरी फेयल कहते हैं कि निर्णय लेने का काम ऊपर वालों पे छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो शीर्ष प्रबंधन है उनके द्वारा निर्णय लिए जाने चाहिए। हालांकि उनका ये मानना था कि केंद्रीकरण की डिग्री क्या है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। डिग्री का मतलब कि कितना केंद्रीकरण होना चाहिए संगठन के अंदर, तो ये परिस्थितियां बताती है कि परिस्थितियों के अनुसार ही देखा जाना चाहिए, इसको फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने 8 सिद्धांत देख लिए 14 सिद्धांतों में से। नवा सिद्धांत आता है हमारा पद सोपान, जिसे स्केलर चेन कहते हैं। तो हेनरी फेयल ने पद सोपान को स्केलर चेन या फिर सीढ़ी नुमा श्रृंखला कहा है, ये आप याद रखेंगे। यह संगठन में क्या करता है, अधिकार और संचार की एक स्पष्ट और सीधी पदानुक्रमित श्रृंखला होती है, जो हमारे नीचे से ऊपर से नीचे तक फैली रहती है। क्या, पद सोपान, जिससे क्या कहा हेनरी फेयल ने, स्केलर चेन।
तो ऑर्डर या व्यवस्था की बात करें तो ये सिद्धांत क्या करता है, ऑर्डर सही स्थान पर सही व्यक्ति और सही समय पर और उसके पास सही सामग्री होनी चाहिए, तभी काम आसानी से होगा। आप याद रखेंगे ये लाइन, बहुत अच्छी लाइन है कि सही स्थान पर सही व्यक्ति, सही समय पर काम करने के लिए सही सामग्री, ये चार चीज होती है तभी कार्य ठीक तरह से हो पाएगा। तो ये हेनरी फॉल इस अवधारणा पे जोर देते हैं, जिसमें हमारे सामग्री मतलब भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट पहलू है इसके व्यवस्था के। अगला सिद्धांत हमारा समता, जिसे इक्विटी कहते हैं। बात करें हेनरी फेल की, तो हेनरी फेल का मानना था कि संगठन में न्याय और निष्पक्षता का वातावरण बना रहना चाहिए। कर्मचारियों के साथ दयालुता और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्मचारियों के साथ दयालुता और निष्पक्षता से व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत आता हमारे कर्मचारियों के सेवा स्थायित्व का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को हायर किया, लगाया और काम किया और निकाल दिया। बात करें इसकी, तो संगठन में एक स्थायी cadre की आवश्यकता होती है, मतलब संगठन के अंदर कुछ कर्मचारी परमानेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है उनको डर लगे कि इस कार्य के बाद उनको निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए क्या परमानेंट cadre होना चाहिए, जो संगठन की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करते हैं। बात करें कर्मचारी की, तो कर्मचारी को बार बार स्थानांतरण करना या निष्कासन करना कर्मचारी की अक्षमता का कारण बन सकता है। अगला सिद्धांत आता पहल की भावना का सिद्धांत। क्या पहल की भावना के सिद्धांत की बात करें तो यह क्या करता है, अधीनस्थों को निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने और अपनी पहल दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने का सिद्धांत है। कि ऐसा नहीं कि जैसे उच्च अधिकारी है, जैसे कोई भी उच्च अधिकारी है और उसका निम्न अधिकारी है, कोई भी काम करने से पहले उससे राय लेना जरूरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे क्या है, नीचे वाला जो अधीनस्थ होता है उसको ये लगता है कि मेरी बातों की भी तवज्जो दी जाती है, मेरी बातें भी अहम है, मैं बहुत संगठन का एक अहम हिस्सा हूँ। इसीलिए क्या संगठन में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले मुझसे भी राय मशवरा किया जाता है। जब ऐसा होता है तो वह ठीक से काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं, पहलपन की भावना है सिद्धांत। ठीक है, बस ये है कि वो जो नीचे वाला है वो ठीक से अपनी राय दे, वह जो नियम कानून है उसको माने, तो उससे क्या पूछा जाना चाहिए, बशर्ते यह स्थापित नियमों का सम्मान भी करे। बात करें सहयोग की भावना, तो यह सिद्धांत क्या संगठन में कार्मिकों और जो उच्च अधिकारी है इनके मध्य टीम भावना और सामंजस्य की आवश्यकता पे बल देता है। ये क्या करता है, ये संगठन में कार्मिकों और उच्च अधिकारी हैं इनके मध्य जो टीम भावना और सामंजस्य है इसकी आवश्यकता पर बल देता है। बात करें ये क्या कहता है, एकता ही शक्ति है। इस ये विचार है इस सिद्धांत का मूल, मतलब सहयोग की भावना, मतलब उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारी सबके सब मिलके सहयोग से कार्य करें। तो फेयल के जो सिद्धांत है आज भी प्रबंधन और संगठनात्मक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भले ही बाद के सिद्धांतों में क्या मानवीय कारकों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, लेकिन ये कारकों को हम भूल नहीं सकते। इनके बाद आता है हमारे मुने और रेले का संगठन में योगदान, जिसे CFLH भी कहते हैं। मतलब इन्होंने चार सिद्धांत दिए थे, चार सिद्धांतों को शॉर्टकट में CFLH भी कहते हैं। तो जेम्स टी मूने और एलन सी रेले, इन्होंने क्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, जो उन्होंने 1930 में लिखी थी। इसमें संगठन के चार प्रमुख सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिन्हें संक्षेप शॉर्टकट में CFLH, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, एफ का मतलब फंक्शनलशिप, एल का मतलब लाइन एंड स्टाफ और एच का मतलब हायरार्की, इनके रूप में याद किया जा सकता है। ये सिद्धांत क्या प्रभावी संगठनात्मक संचालन के लिए एक खाका प्रदान करते हैं। सबसे पहले आता है सी का मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मुने और रेले ने समन्वय को संगठन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। उनका मानना था कि समन्वय का वह मास्टर सिद्धांत है। ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन है ये क्या है, मास्टर सिद्धांत है, जो संगठन के सभी अन्य सिद्धांतों को एक साथ बांध के रखता है। यह क्या विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों और कार्यों के प्रयासों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर सामंजस्यपूर्ण ढंग से क्या एकीकृत करने की प्रक्रिया होती है, इकट्ठा करने की प्रक्रिया होती है कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत। बात करें बिना प्रभावी समन्वय के संगठन के विभिन्न हिस्से अलग अलग दिशाओं में काम कर सकते हैं, जिससे क्या अक्षमता और संघर्ष पैदा होता है। फिर आता है फंक्शनलशिप, ये प्रकार्यात्मकता, इसकी बात करें हम तो प्रकार्यात्मकता क्या होती है, मूल रूप से कार्य विभाजन, जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है इसको दिखाती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, संगठन के कुल कार्यों को छोटे और विशिष्ट कार्यों में बांट देना चाहिए, ये विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति और इकाई को क्या एक विशिष्ट कार्य या फिर कार्यों का समूह सौंपा जाना चाहिए, जिससे क्या उनमें विशेषज्ञता प्राप्त की जा सके। बात करें इसकी तो ये विशेषज्ञता क्या दक्षता को बढ़ाती है और संगठन को अपने उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करती है, जो ये विशेषज्ञता है। तीसरा आता है हमारे को लाइन और स्टाफ एजेंसियां, मतलब लाइन और स्टाफ एजेंसी की बात करें तो मुने और रेले ने संगठन के भीतर क्या अधिकार और कार्य के वितरण को समझने के लिए
क्या मोनेरेले ने क्या किया, संगठन के भीतर अधिकार और कार्य के वितरण को समझने के लिए लाइन और स्टाफ की अवधारणा को स्पष्ट किया। मतलब कुछ तो हमारी लाइन एजेंसी होनी चाहिए और कुछ होनी चाहिए हमारी स्टाफ एजेंसियां। तो बात करें लाइन एजेंसी क्या होती है, तो लाइन एजेंसी वे इकाइयां या वे अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, संगठन का मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखना संगठन किसी निश्चित उद्देश्य को लेके ही बनाए जाते हैं, तो उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीधे रूप से जिम्मेदार होते हैं कि उद्देश्य प्राप्त हो रहा है या नहीं। इसका ध्यान कौन रखते हैं, लाइन एजेंसियां। खासकर ये महत्वपूर्ण क्या है, निर्णय लेते हैं, खास खास आदेश जारी करते हैं और सीधे क्रियान्वयन में शामिल होते हैं कि जो नीतियां उन्होंने बनाई है, जो आदेश उन्होंने दिए, निर्णय लिए हैं, उनको ठीक तरह से लागू किया जा सके। वो क्या होता है, हमारे लाइन एजेंसियां। जैसे भारत में हमारा डीओपीटी विभाग होता है, जो हमारे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इनको क्या लाइन एजेंसी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सीधे सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और साथ ही साथ कार्मिकों के प्रबंधन से शामिल है। मतलब भर्ती वर्ती करना, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारे कार्य कौन करता है, भारत में डीओपीटी विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। दूसरी एजेंसी होती है हमारी स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी की बात करें तो ये वो इकाइयां या अधिकारी होते हैं जो हमारे लाइन एजेंसी को उनके निर्णय लेने और कार्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, खुद निर्णय नहीं लेते, न ही कार्य करते हैं, बल्कि ये उनके कार्य को करने में सहायता, साथ ही साथ क्या उनको निर्णय लेने में सहयोग करते हैं, साथ ही साथ सलाह और विशेषज्ञता भी देते हैं। किनको, लाइन एजेंसी वालों को। वे सीधे सीधे आदेश जारी नहीं करते, बल्कि विशेषज्ञ जानकारी और विश्लेषण प्रदान करते हैं। किनको, लाइन अधिकारियों को, जिससे उनकी क्या प्रभावशीलता बढ़ती है। तो स्टाफ एजेंसियां एक तरह से सबऑर्डिनेट की तरह काम करती है। उदाहरण के लिए देखें, जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, इसको एक स्टाफ एजेंसी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं और नियमों पर सलाह देती है, लेकिन खुद नियम कानून न तो बनाती है न ही लागू करती है। चौथा आता हमारा कौन सा, पद सोपान या हायरार्की। तो मोनेरेले ने क्या किया, पद सोपान को स्केलर प्रोसेस का है। क्या कहा है, स्केलर प्रोसेस। ये क्या करता है, इस संगठन में अधिकार की स्पष्ट और क्रमिक श्रृंखला को संदर्भित करता है कि अधिकार किसके पास होने चाहिए और कितने होने चाहिए। इस बात को कौन बताता है, हायरार्की या स्केलर प्रोसेस, जो हमारे मुनेरेले ने पद सोपान को कहा है। इसका मतलब है कि अधिकार शीर्ष से नीचे की ओर प्रभावित होता है। अधिकार क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है और संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि वह किसका अधीनस्थ है, उसका बॉस कौन है और उसका पर्यवेक्षक कौन है। तो सबको ये पता होता है और होना भी चाहिए। यह क्या, संचार, नियंत्रण, जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है, जिससे हमारे संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच में एक सुसंगत संबंध बन सके। बात करिए, हमने चार सिद्धांत देख लिए, हमने किसके, मुने और रेले के। अब आते हैं हमारे खास लूथर गुलिक। उनके देखे लोक प्रशासन में क्या योगदान है। तो लूथर गुलिक क्या थे, एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे। उन्होंने जिन्होंने क्या किया, प्रशासन और बजटिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था। वह उनका एक पेपर था, पेपर मतलब पुस्तक भी मान सकते, छोटी सी पुस्तक, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने 1937 में लिखी थी। तो उसके सह संपादक भी थे, जो हमारे शास्त्रीय सिद्धांत का एक मील का पत्थर साबित हुआ था। अब बात करें, जो हमारे लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में लूथर गुलिक का योगदान क्या है। पहला सिद्धांत आता है उनका कार्य विभाजन। कार्य विभाजन की बात करें तो लूथर गुलिक ने दक्षता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए कार्य विभाजन के महत्व पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। क्या दिया, दक्षता और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए कार्य विभाजन के जो महत्व है उस पर जोर दिया। उनका ये मानना था कि एक बड़े कार्य को छोटे और विशिष्ट कार्यों में विभाजित करके क्या कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जिससे क्या कर्मचारी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे कुल मिलाकर उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। एक ही व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार का कार्य करने लगता है तो वह उसका विशेषज्ञ बन जाएगा और विशेषज्ञ बनने के बाद क्या है, वह बहुत ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करेगा। फिर आता है हमारा आदेश की एकता। आदेश की एकता की बात करें तो ये सिद्धांत कहता है कि एक अधीनस्थ कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए और उसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे क्या होगा, भ्रम, विरोधाभासी निर्देश और अक्षमता, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। फिर हमने मुन्ने रेले की तरह ही देखा स्टाफ और लाइन एजेंसी की। तो गुलिक ने क्या, संगठन के भीतर लाइन और स्टाफ के कार्य के बीच में अंतर किया। जैसे उन्होंने कहा, लाइन एजेंसी क्या होती है, ये वो एजेंसियां होती है जो सीधे संगठन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, आदेश जारी करती है, और ये क्या, संगठन की कार्यकारी शाखा होती है। स्टाफ एजेंसी हमने अभी देखी थी, ये वो एजेंसियां होती है जो लाइन एजेंसी को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायता, सलाह और विशेषज्ञता प्रदान करती है। ये सीधे आदेश जारी नहीं करती, बल्कि क्या, लाइन अधिकारियों को उनके कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। फिर आता है हमारा नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल। बात करें इसकी तो इस सिद्धांत क्या इस बात पे केंद्रित है कि एक अधिकारी प्रभावी ढंग से कितने अधीनस्थों पर पर्यवेक्षण मतलब कंट्रोल कर सकता है। लूथर गुलिक ने इस अवधारणा को विकसित किया था
और एक तर्क देते हुए कहा कि एक पर्यवेक्षक का दिन बहुत अधिक या बहुत कम अधीनस्थ नहीं होने चाहिए। यह संख्या क्या कार्य की जटिलता, अधीनस्थों की क्षमता और पर्यवेक्षकों के कौशल पर निर्भर करती है कि कितने कितने होने चाहिए। फिक्स नहीं किया, वैसे उन्होंने 5-6 के लिए कहा था कि एक अधिकारी के नीचे 5-6 कर्मचारी होने चाहिए। फिर बात करें हमारे विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की, तो लूथर गोलिक ने निर्णय लेने की शक्ति को क्या किया, निर्णय लेने की शक्ति को संगठन के निचले स्तर तक फैलाने के महत्व को पहचाना था। क्या जो निर्णय लेने की शक्ति है वो ऐसा नहीं है संगठन के ऊपरी स्तर पे हो, लूथर गोलिक ने कहा इसे निचले स्तर तक भी फैलाया जाना चाहिए। उनका मानना था कि इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है और अधीनस्थों को सशक्त मतलब मजबूत किया जा सकता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अधिक अनुकूल निर्णय लेने के लिए तैयार किया जा सकता है। फिर आता है डेलीगेशन या प्रत्यायोजन, बात करें इसकी। ये सिद्धांत अधिकारों को उच्च अधिकारी से अधीनस्थ को सौंपने की प्रक्रिया को दिखाता है। लूथर गुलिक ने तर्क दिया था कि प्रभावी ढंग से कार्य करने और निर्णय लेने के लिए, यदि हम प्रभावी ढंग से कार्य करने और निर्णय लेने के लिए क्या अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने चाहिए, उन्हें पर्याप्त रूप से अधिकार दिए जाने चाहिए। साथ ही क्या उत्तरदायित्व को साफ साफ बता देना चाहिए कि किस बंदे का क्या उत्तरदायित्व है। फिर बात करें समितियों का समन्वय, तो लूथर गुलिक ने विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच में क्या किया, विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए समिति का उपयोग को एक महत्वपूर्ण साधन माना था। समितियां क्या करती है, विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ लेके आती है। जो समितियां होती है वो क्या करती है, अलग अलग जो दृष्टिकोण होते हैं उनको एक साथ लेके आती है और जो जटिल मुद्दे होते हैं इनमें सहयोग को बढ़ावा देती है। इसीलिए समितियों के द्वारा समन्वय होना चाहिए। फिर सचेत समन्वय की बात करें तो ये केवल संयोग से होने वाले समन्वय के बजाय जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बल देती है। ये क्या कहती है कि कई बार क्या होता है कि हम समन्वय करने के कुछ कर्मचारी को अचानक जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये वाला काम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फिक्स होना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य क्या है कि हम इस प्रकार के लोगों से ही करवाएंगे। इससे क्या है कि समन्वय होगा और कार्य काफी अच्छा होगा। इसका अर्थ है कि संगठन को सक्रिय रूप से ऐसी प्रणाली और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए जो कि विभिन्न हिस्सों के बीच में तालमेल सुनिश्चित कर सके। इसे कहते हैं हम क्या, सचेत समन्वय। बात करें पद सोपान के द्वारा समन्वय, बात करें इसकी कोऑर्डिनेशन बाय हायरार्की, तो लूथर गुलिक का मानना था कि पदानुक्रमित संरचना मतलब ऊपर से नीचे तक अधिकारों की जो श्रृंखला होती है ये क्या करती है, संगठन के भीतर, संगठन के अंदर क्या करती है, समन्वय प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होती है। शीर्ष से दिए गए आदेश, जो हायर ने आदेश दिए और निर्देश क्या विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। फिर आता है हमारे विभागीकरण के आधार, मतलब 4P जिसे कहते हैं कि मतलब कोई भी संगठन है 4 प्रकार से बन सकता है। उसके बाद का विभागीकरण, जितने विभाग बनते हैं उनके आधार क्या-क्या होते हैं। तो लूथर गुलिक ने विभिन्न प्रकार के विभागों को व्यवस्थित करने के लिए 4 आधार बताए, जिन्हें क्या हुआ है बोना प्रशासन या लिलिपुटेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। संभवतः ये चीज ये दिखाती है कि एक बड़ा संगठन इन छोटे-छोटे विभागों से मिलके ही बनता है। बात करें 4P की, 4P की बात करें तो एक तो आता है हमारा पर्सन मतलब व्यक्ति या ग्राहक। यह सेवा संचालन से संबंधित है, जहाँ विभाग क्या है विभिन्न ग्राहक समूहों या व्यक्तियों को की जरूरतें होती हैं उनके अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे महिला और बाल विकास विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग। इसके विभाग का निर्माण क्यों किया गया है, ताकि जो लोग है, व्यक्ति है, पर्सन है, इनके लिए कार्य किया जा सके। तो ऐसे विभाग भी बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे हमारे महिला और बाल विकास विभाग ये महिलाओं और बच्चों के लिए, जनजातीय कल्याण विभाग ये जनजातियों के लिए है। तो पर्सन और व्यक्ति के लिए भी संगठन बनाए जाते हैं ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। फिर पर्पज, पर्पज का मतलब संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें या सरकार को या कोई भी संगठन है उसको कोई ना कोई उद्देश्य पूरा करना होता है, इसीलिए तो संगठन बनाए जाते हैं। ये किसी विशेष उद्देश्य या मुख्य कार्य को लेकर बनाए गए विभागों को संदर्भित करता है। जैसे हमारे शिक्षा विभाग की हमें समाज में शिक्षा उपलब्ध करानी है, तो शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। स्वास्थ्य विभाग क्या करता है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो कोई पर्पज है, कोई उद्देश्य उनको पूरा करने के लिए। फिर प्रोसेस की बात करें, प्रक्रिया, ये कौशल आधारित विभाग होते हैं जहां हमारे समान तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले जो कर्म कार्य होते हैं इनको एक साथ समूहित किया जाता है। जैसे कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग विभाग होता है, ये इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं के लिए बनाया जाता है। हमारा लेखा विभाग होता है, लेखांकन प्रक्रियाओं के लिए बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस या प्रक्रिया के लिए होता है। फिर प्लेस या स्थान की बात करें तो ये विभाग क्या है, किसी विशेष भौगोलिक स्थान या क्षेत्र को दिखाते हैं जहां हमारे सेवाओं को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र के अनुसार देखें तो दामोदर घाटी निगम है, तो दामोदर नदी क्षेत्र के लिए कि एक विशिष्ट नदी क्षेत्र है दामोदर नदी, वहां के लिए रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालय, तो जो कार्यालय उन क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह हमने देखा लिमिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन की 4P, पहला P हमारे पर्सन, दूसरा पर्पज, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्लेस।
तो लूथर गुलिक के ये योगदान खास कर देखें तो पोस्ट कॉप जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इन्होंने क्या लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंधन के कार्यों को समझने और वर्गीकृत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान किया है। अगले हमारे लोक प्रशासन के विद्वान आते हैं लिंडाल उल्विक और उनके 8 सिद्धांत। तो लिंडाल उल्विक ने हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक जैसे अन्य शास्त्रीय विचारकों के कार्य को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके संगठन के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया था। उनके सिद्धांतों का उद्देश्य एक तर्कसंगत और कुशल संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना है। बात करें इनका 8 सिद्धांतों की, तो पहला सिद्धांत आता है नियंत्रण का क्षेत्र, कंट्रोल ऑफ स्पान। तो इस सिद्धांत ये बताता है कि एक पर्यवेक्षक कितने अधीनस्थों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन या प्रबंधन कर सकता है। बात करें उन्होंने कौन सी संख्या बताई इसके लिए, बात करें उच्च पदों की, उच्च पदों पे कितने कर्मचारी होने चाहिए, तो उच्च पद मतलब हायर लेवल पोजीशन की बात करें तो एक अधिकारी को 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए उच्च पदों की हो तो। ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि उच्च स्तर पर निर्णय लेने की जटिलता ज्यादा होती है और अधिक व्यक्तिगत ध्यान देने की ज्यादा होती है, इसलिए कर्मचारी की संख्या कम से कम मतलब 5 से 6 ही होनी चाहिए। तो निम्न पदों की बात करें तो एक अधिकारी को 9 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। निम्न स्तर पर कार्य क्या अक्सर अधिक नियमित और कम जटिल होते हैं, जिससे अधिक अधीनस्थों को संभाला जा सकता है। तो उच्च पद और निम्न पदों की बात की उन्होंने। उच्च पदों पे तो एक अधिकारी को 5 से 6 और निम्न पदों पे 9 से 12। कंट्रोल स्पान मतलब नियंत्रण का क्षेत्र होना चाहिए। फिर पद सोपान के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत क्या करता है, संगठन में अधिकार की एक स्पष्ट और सीधी श्रृंखला जिसे चेन ऑफ कमांड कहते हैं, उसकी आवश्यकता पे बल देता है। ठीक है, एक स्पष्ट होनी चाहिए और सीधी श्रृंखला होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करना है, वह किसके प्रति जवाबदेह है। खासकर देखे तो यह संचार और नियंत्रण के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। कौन सा, पद सोपान का सिद्धांत। अगला आता है समन्वय के सिद्धांत। इसकी बात करें प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उर्विक ने माना कि समन्वय संगठन की दक्षता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह क्या करता है, विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों और व्यक्ति के प्रयासों को एक साथ लाने और सामंजस्य स्थापित करने की एक तरह की प्रक्रिया है, ताकि वे सामान्य लक्ष्यों को और अधिक मिलकर काम कर सके। अगला सिद्धांत आता है विशेषज्ञता का सिद्धांत, जिसे हम कार्य विभाजन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत के कार्य विभाजन के महत्व को दिखाता है, जिसका अर्थ है कि कार्य को छोटे और विशिष्ट उपकार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए और व्यक्तियों को उनके कौशल और ज्ञान के आधार पर विशिष्ट विशिष्ट कार्य सौंपे जाने चाहिए। जिससे क्या होगा, इससे उनकी दक्षता बढ़ेगी और विशेषज्ञता विकसित होगी, कार्य भी बढ़ेगा। फिर आता परिभाषा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्रत्येक कार्य, भूमिका और संबंध का स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि कौन सा कार्य किसके द्वारा कैसे कैसे किया जाना चाहिए। तो सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां, अधिकार और अपने स्थान को समझना चाहिए। अस्पष्टता से क्या होता है, भ्रम और संघर्ष पैदा होता है। इसीलिए क्या स्पष्ट परिभाषाएं होनी चाहिए, कौन से व्यक्ति को क्या कार्य क्यों कब कैसे करना चाहिए। फिर बात करें उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मतलब उर्विक का मानना था कि उच्च अधिकारी का यह स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है कि वह क्या करता है, संगठन में अधीनस्थों से कार्य करवाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। यह केवल आदेश देने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्य ठीक ढंग से निष्पादित हो और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उत्तरदायित्व के अधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उत्तरदायित्व के अधिकार से जोड़ा जाना चाहिए। फिर उद्देश्य के सिद्धांत की बात करें, हमारे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक संगठन को किसी उद्देश्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए, कि प्रत्येक संगठन, जितने भी संगठन बनाए जा रहे हैं, वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने चाहिए। अर्थात प्रत्येक संगठन को एक स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह के लिए बनाया जाना चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बिना स्पष्ट उद्देश्य के संगठन प्रभावी ढंग से कभी भी काम नहीं कर सकते। फिर सहसंबद्धता का सिद्धांत की बात करें, मतलब बैलेंस का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के संगठन में विभिन्न तत्वों, खासकर देखें हमारे प्राधिकार, उत्तरदायित्व, इनके मध्य संतुलन बनाए रखने पे जोर देता है। किन में संतुलन होना चाहिए, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी में, उत्तरदायित्व दोनों के अंदर संतुलन होना चाहिए, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उर्वी का ये मानना था कि जहां भी अधिकार हो वहां उससे संबंधित उत्तरदायित्व भी होना चाहिए और ये दोनों का संतुलित होने चाहिए, ताकि न तो शक्ति का दुरुपयोग हो, न ही कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी से बच पाए। इस तरह हमने सिद्धांतों के बारे में तो देख लिया। अब देखेंगे हम शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं या मान्यताएं। तो शास्त्रीय उपागम क्या कुछ विशिष्ट मान्यताओं और विशेषताओं पर आधारित था, जिन्होंने क्या संगठनात्मक सिद्धांत का की नींव रखी थी। जैसे पहली विशेषता की बात करें तो संरचना सिद्धांत निर्माण पे बहुत ज्यादा जोर देता है। तो ये उपागम क्या करता है, इस उपागम के विचारक मुख्य रूप से संगठन की संरचना के डिजाइन, साथ ही साथ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के निर्माण पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं
जिन्हें क्या किसी भी संगठन पर लागू किया जा सके। मतलब सिद्धांतों और संरचना पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता। तो शास्त्रीय विचारक क्या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में कोई मौलिक अंतर नहीं मानते। उनका मानना था कि प्रशासन के सिद्धांत सार्वभौमिक है और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो सकते हैं। फिर अधिकतम समन्वय की चाह। तो यह उपागम क्या है संगठन की विभिन्न इकाइयों और कार्यों के बीच समन्वय अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। फिर सत्ता और जवाबदेही की प्रवाह की बात करें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है संगठन में सत्ता ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है जबकि जवाबदेही क्या होती है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। आप इसे याद रखेंगे संगठन में सत्ता तो क्या ऊपर से नीचे और जवाबदेहिता नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। फिर प्रबंधन और प्रशासन में अंतर का खंडन किया इन्होंने। तो शास्त्रीय प्रबंधकों ने प्रबंधन और प्रशासन के बीच में जो अंतर है इसको नकार दिया और ये मानते हुए कि दोनों अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं जो संगठनों को निर्देशित करते हैं। फिर आदर्शवादी और निर्देशात्मक सिद्धांत की बात करें ये सिद्धांत क्या होना चाहिए पर बल देता है न कि क्या है पर। भाई क्या है इसको तो देखना ही नहीं चाहता वो हमेशा ये कहता है कि संगठन में क्या होना चाहिए। तो ये क्या आदर्शवादी सिद्धांत है जो ये दिखाता है कि संगठनों को क्या कुशल होने के लिए कैसे कैसे काम करना चाहिए। फिर उच्चतम और प्रबंधकीय स्तर पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है ये क्या कहता है उच्चतम और प्रबंधकीय स्तर पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो इसके अध्ययन का मुख्य विषय क्या है मुख्य विषय बिंदु क्या है कि उच्चतम और प्रबंधकीय स्तर वहां पे कैसे काम हो रहा है जिसमें हमारे शीर्ष प्रबंधन के कार्यों और सिद्धांतों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। फिर लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने की आकांक्षा। तो शास्त्रीय विचारक क्या विभिन्न सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं ताकि इसके अध्ययन में क्या निश्चितता और भविष्यवाणी लाया जा सके। फिर औपचारिक संगठन पर जोर मतलब शास्त्रीय विचारक क्या संगठन को एक औपचारिक संगठन मानते हैं मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि व्यक्ति से जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां हमारी संरचना नियम प्रक्रियाएं पदसोपन ये सब जरूरी है। औपचारिक संबंधों और सामूहिक जो गतिशीलता है इसमें कम से कम ध्यान दिया जाता है। फिर आर्थिक प्रेरणा पर अत्यधिक बल दिया जाता है मतलब शास्त्रीय विचारकों ने कर्मचारी की अभिप्रेरणा मोटिवेशन हेतु क्या आर्थिक तत्वों पर बहुत ज्यादा जोर दिया मतलब तनख्वाह दे रहे हैं ना तनख्वाह देते ही कर्मचारी काम करने लगता है। उनका ये मानना था कि कर्मचारी मुख्य रूप से वित्तीय प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है पैसा मिलेगा तो कर्मचारी भाग भाग के काम करेगा। इसी आधार पे हमारे शास्त्रीय उपागमों की आलोचना भी की जाती है। बात करें उनकी आलोचना की तो ये अपने शुरुआती दौर में थे अर्थात इन्होंने काफी अच्छे से सिद्धांत दिए इसके बावजूद शास्त्रीय उपागम को कई महत्वपूर्ण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जैसे पहली बात क्या है कहावतें मुहावरे। तो अल्बर्ट साइमन ने क्या किया शास्त्रीय विचारकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए थे उनको कहावतें मुहावरे कह के उनकी वैज्ञानिकता पे सवाल उठाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिद्धांत अक्सर कैसे हैं, विरोधाभासी है और उनमें अनुभवजन्य आधार की कमी है। फिर मानवीय संबंधों से की उपेक्षा की बात करें तो ये उपागम क्या है संगठन की संरचना पर बहुत ज्यादा जोर देता है जबकि संगठन के अंतर्गत बनने वाले जो मानवीय संबंध भावनाओं अनौपचारिक समूहों और हमारे मनोवैज्ञानिक कारक है इनको भूल जाता है। ये क्या मानव व्यवहार की जटिलता को और भी सरल बना देता है। इस संगठन को मशीन मानना। तो ये उपागम क्या करता है संगठन को एक मशीन की तरह संचालित करता है और संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको एक तरह का कलपुर्जा मानता है वो उनको इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये विचार सही नहीं है क्यों क्योंकि संगठन के कुछ नैतिक उद्देश्य होते हैं और कर्मचारियों की मानवीय भावना भी होती है जिन्हें आप क्या है नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर अनार्थिक प्रेरणा की बात करें जिसकी इन्होंने अनदेखी की। तो आलोचकों ने तर्क दिया था कि संगठन में आर्थिक प्रेरणा कारकों के स्थान पे अनार्थिक प्रेरणा कारक जैसे हमारे मान्यता देना उपलब्धि सामाजिक जुड़ाव कार्य संतुष्टि जैसे जो कारक होते हैं ये ज्यादा स्थायी होते हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बंद इकाई की अवधारणा। तो ये उपागम क्या संगठन को एक बंद इकाई मतलब क्लोज सिस्टम के रूप में मानता है जो किसी बाह्य पर्यावरण जैसे हमारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक होते हैं बाह्य पर्यावरण इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। वास्तव में देखें तो संगठन हमेशा परिवेश से प्रभावित होते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाते हैं। तो आज के समय में देखें शास्त्रीय उपागम की क्या प्रासंगिकता उसके बारे में देखें तो लोक प्रशासन को इसने स्वतंत्र विषय के रूप में बनाने में योगदान दिया। तो शास्त्रीय उपागम ने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अकादमिक विषय और अध्ययन की प्रक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने इसे राजनीतिक विज्ञान से अलग करके एक विशिष्ट पहचान दी अर्थात राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें आधारभूत प्रशासनिक सिद्धांत की तो संगठन में एक कार्य विभाजन समन्वय प्रत्यायोजन पदानुक्रम विकेंद्रीकरण जैसे जो सिद्धांत आज भी हर बड़े जो संगठन या वर्तमान प्रशासन में क्रियाशील है ये हमारे शास्त्रीय सिद्धांत के मूल स्तंभ थे। फिर लोक और निजी प्रशासन के अभिसरण की बात करें
तो वर्तमान में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो अंतर है, लगभग निरंतर गौण मतलब गायब होता जा रहा है। फेयोल के जो मूल विचार थे, इसी बात की पुष्टि करते हैं। आधुनिक प्रशासन में भी दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम जो प्रथाएँ उनको अपनाया जा रहा है, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो। जिसमें सर्वोत्तम तरीका हो, उसी को अपनाया जा रहा है। फिर आगामी शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन की बात करें, तो इस उपागम ने अपनी जो कमियाँ हैं, उनके माध्यम से आगामी शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। शास्त्रीय उपागम की जो आलोचनाएँ होती हैं, उन्होंने मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम और हमारी पारिस्थितिकीय उपागम है, जैसे-जैसे नए दृष्टिकोण हैं, इनके विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया था। तो कुल मिला के देखें तो शास्त्रीय उपागम ने प्रशासनिक सिद्धांत के लिए एक मजबूत संरचनात्मक आधार प्रदान किया था, जिसने क्या बाद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु के रूप में काम किया। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने शास्त्रीय विचारक, शास्त्रीय उपागम जो हमारे शुरुआती उपागम या शुरुआती सिद्धांत है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।